औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज का हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग फर्मेंटेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्मेंटेशन क्या है, उसकी टाइप्स हम लोगों ने अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के तौर पे जो है पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस हैं कि फर्मेंटेशन को हम लोग जो है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, देखिए बच्चे, पहले जो रिवायती तौर पर फर्मेंटेशन के ज़रिए से तकरीबन ख़ुराक और मशरूबात को ही तैयार किया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर काफ़ी हद तक जो है तरक्की कर ली गई है। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल केमिकल हैं, यानी सनतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं, वो भी फर्मेंटेशन के ज़रिए से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास इस वक्त दो टॉपिक्स हैं कि फर्मेंटेड फूड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्मेंटेड फूड कि फर्मेंटेड फूड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि फर्मेंटेशन अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फर्मेंटेशन के ज़रिए से कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो फर्मेंटेशन के तरीके को इस्तेमाल करने का या इस अमल का हम लोगों को बेनिफिट क्या है, इससे हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो फर्मेंटेशन से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इससे फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो मोर न्यूट्रिशियस होती हैं, यानी कि उनकी जो ग़ज़ाइयत है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा यानी उनकी कोई भी ग़ज़ाइयत जो है वो काफ़ी अर्से तक अगर हम उनको स्टोर करते हैं तो उनकी ग़ज़ाइयत में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा है कि ये मोर डाइजेस्टिबल होती हैं, कि ये हज़म आसानी से हो सकती हैं। उसके अलावा ये है कि अगर फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से कोई फ़ूड बनाई गई है तो वो टेस्टियर भी होगी, यानी कि जायके के लिहाज से उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसके अलावा हमें जो फर्मेंटेशन से एक और फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये फूड को प्रिजर्व करती है। प्रिजर्व फूड, यानी कि अगर हम बात करें तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड या फर्मेंटेशन या फूड प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। ठीक है, यानी कि जो फर्मेंटेड फूड होगी फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से तैयार की हुई होगी वो क्या है, टेस्टियर होगी, न्यूट्रिशियस होगी, उसके अलावा जो है टेस्टियर होगी और इजीली डाइजेस्टेड होगी, यानी इजीली आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा ये प्रिजर्व करता है फूड को। और जो हम चीज़ें फ्रिज में रख के स्टोर करते हैं, तो अगर कोई चीज़ फर्मेंटेशन के तरीके से बनाई हुई होगी तो उसके ख़राब होने का उतना ही जो है कम चांसेस होते हैं। तो लो रेफ्रिजरेशन को भी जो है ये टेंड करता है। उसके अलावा सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंदर हम लोग जो है बनाते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से, तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले है बच्चे सीरियल प्रोडक्ट्स। हम लोग बेकरी से जो ब्रेड वगैरह लेके आते हैं खाने के लिए, आप लोगों ने आम देखे होंगे, तो ये जो है कॉमन टाइप है सीरियल की, यानी जिसको आप ब्रेड कह लें। ब्रेड जो है एक कॉमन टाइप है बच्चे सीरियल प्रोडक्ट की। इसको हम लोग इस्तेमाल बनाते कैसे हैं, तो देखें, वीट की जो डो होती है, यानी जो गुंधा हुआ आटा होता है, उसकी डो को जो है फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से गुजारा जाता है, जिसमें हमारे पास यीस्ट इस्तेमाल होती है, जिसका हमने एक स्पेसिफिक नाम भी पढ़ा था यीस्ट के ज़रिए से, जो फर्मेंटेशन में पढ़ा था, सेक्चेरोमाइसीस सेरेविसीस। तो ये ऐसी यीस्ट है जिसके ज़रिए से हम लोग जो सीरियल प्रोडक्ट्स हैं इनको फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से गुजारते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास
दही और चीज़, यानी कि चीज़ जो अक्सर आप लोगों ने देखी होगी, हमारे पास ब्रेड वगैरह पे भी यूज़ करते हैं लोग, उसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह पे भी लगी हुई होती है, इसका जो है कॉमन यूज़ है। तो चीज़ जो है ये भी हम लोग फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास योगर्ट, दही, ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से ही हमें हासिल होता है। देखिए चीज़ बच्चे तब बनेगी जब इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे वो मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मिल्क प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगी, कोएगुलेटेड हो जाएगी। मिल्क प्रोटीन कोएगुलेटेड हो जाएगी, यानी जो मिल्क की प्रोटीन है वो आपस में जुड़ जाएगी, तो हमें जो है उससे चीज़ हासिल हो जाएगी। उसके अलावा जो योगर्ट है जिसको दही कहते हैं, ये भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के ज़रिए से ही प्रोड्यूस किया जाता है। इसका जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आप लोग आम रूटीन में भी देखते होंगे। इसके अलावा बच्चे हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनको भी फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से गुजार के महफूज कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिकल, अचार, उसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग साल्ट यानी नमक लगाकर उसके साथ एसिड इस्तेमाल करते हैं और इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिज़र्व कर लेते हैं, यानी अपने पास ज़्यादा अरसे के लिए उसको महफूज कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेवरेजेस प्रोडक्ट, यानी जो मशरूबात वगैरह हैं वो किस तरह से हम लोग तैयार करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से। तो बच्चे बियर जिसको बोलते हैं हम लोग, बियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जो है हम लोग फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से इजीली तैयार करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सीरियल के जो ग्रेन्स हैं, सीरियल ग्रेन्स, उनको हम लोग माल्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से उसको भिगो दिया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है और उसके बाद उसको ग्राउंड कर लिया जाता है, यानी कि फ़ाइन प्रोडक्ट जो पाउडर होगा उसकी शक्ल में पीस लिया जाता है। फाइन पाउडर। अब ये जो पाउडर है हमारे पास इस वक्त, ये जो पाउडर बन गया है, यानी कि सीरियल ग्रेन्स लिए, उसको माल्ट किया, उसको ड्राई किया, उसके बाद उनको ग्राउंड किया फाइन पाउडर में। तो अब इस फाइन पाउडर की जो फर्मेंटेशन होगी वो यीस्ट के ज़रिए से की जाती है, यानी यीस्ट को इस्तेमाल करके इस पाउडर को फर्मेंट करेंगे, फर्मेंटेशन होगी इसकी। तो इसके नतीजे में क्या होगा बच्चे कि हमारे पास जो ग्लूकोज होगा इस पाउडर में मौजूद, सीरियल ग्रेन के पाउडर में मौजूद जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेक हो जाएगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड से फिर एथेनॉल में। ठीक है। इसके अलावा अंगूरों से हम लोग अगर अंगूरों की फर्मेंटेशन करवाएं यीस्ट के ज़रिए से तो हमें डायरेक्टली जो है उससे वाइन, जिसको हम लोग शराब भी बोलते हैं, वो हासिल होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कि वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो पहले हमने जैसे कि बात किया कि रवायती तौर पे सिर्फ खुराक को महफूज किया जाता था, फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से उनको प्रिजर्व किया जाता था, या फिर जो बेवरेजेस हैं, मशरूबात हैं, उनको तैयार किया जाता है। लेकिन अब काफ़ी हद तक इसमें जो है तरक्की कर ली गई है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है बहुत से केमिकल्स जो हैं वो इसके प्रोसीजर के ज़रिए से हासिल किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है ये हम लोग एस्परजिलस के फर्मेंटेशन से हासिल करते हैं। एस्परजिलस बेसिकली एक फंजाई है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी फर्मेंटेशन करते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, यानी कि ये जो फॉर्मिक एसिड है ये हम बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं, तो बच्चे ये हमारे पास टेक्सटाइल के अंदर यूज़ होता है, टेक्सटाइल डाइंग,
यानी कपड़े वगैरह को रंगने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा रबर मैन्युफैक्चरिंग में भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बचे एथेनॉल। अगर हम बात करें एथेनॉल की, एथेनॉल जो है बच्चे ये हम उसी यीस्ट से, बार बार पढ़ रहे हैं इसको, सैक्चेरोमाइसीस जो कि एक यीस्ट है, इसकी फर्मेंटेशन से हमें जो है एथेनॉल हासिल किया जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल क्या है कि ये यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, कि एक सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। उसके अलावा ये हमारे पास विनीगर यानी कि सिरका वगैरह के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ग्लिसरॉल, कि ग्लिसरॉल जो है वो किस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लिसरॉल को भी सैक्चेरोमाइसीस यीस्ट की फर्मेंटेशन से जो है हासिल किया जाता है। इसको भी सॉल्वेंट के तौर पे जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, सोप्स वगैरह साबुन बनाने में भी जो है ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा चीज़ों को मीठा करने के लिए यानी स्वीटनर के तौर पर भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक एसिड किस तरह से हमें जो है मिलता है, ये बच्चे बैसिलस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से हमें जो है एक्रेलिक एसिड यूज़ होता है, हमें जो है प्रोड्यूस होता है, वो हमें मिल जाता है। और ये प्लास्टिक की जो है प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्लास्टिक वगैरह की जब प्रोडक्शन होती है उसको बनाने में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे हमारे पास जो थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं कि किस तरह से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसीजर के ज़रिए से हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला टॉपिक जो है हमारा इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्मेंटेशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है अभी, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टार्ट में भी आप लोगों से ये बात डिस्कस की गई थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये 1970s के मिड तक जो है तकरीबन इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, इस पर काम हो चुका था। और जो है ये उस वक्त जो है वजूद में आ चुकी थी जब ये पॉसिबल हुआ था कि एक डीएनए को कट करके उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, मकासद से हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो सबसे पहले जो है बच्चे इसका मकसद ये था कि हम लोग एक ख़ास जीन को एक ऑर्गेनिज़म से लें और उसी जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के जीन थेरेपी में, उसके जीन ट्रीटमेंट में हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। यानी कि सबसे पहले इसका है कि जीन थेरेपी में इसको हम लोग यूज़ कर सकें कि अपने डिज़ायर्ड जीन को। उसके बाद है कि हम लोग पर्टिकुलर अगर आरएनए बनाना चाह रहे हैं या प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन के लिए भी हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद है कि हम लोग एंजाइम्स, ड्रग्स, इनकी तैयारी में जो है अगर बेहतरी लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो हमारे पास बेनिफिशियल है। प्रोडक्शंस ऑफ एंजाइम्स एंड केमिकल्स, यानी कि बहुत सारे दूसरे केमिकल्स की तैयारी में हम लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स को। और इसके अलावा प्लांट्स, वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएं जिनके अंदर हमारी जो है मनपसंद जो है वैरायटीज़ मौजूद हों, यानी कि फल ज़्यादा देते हों और जो है ज़्यादा अरसे के लिए वो एवरग्रीन रह सकें, फ्लावरिंग ज़्यादा होती हो, फ्रूटिंग ज़्यादा हो। तो उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया।
उसके बाद है कि अगर किसी के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स, बड़े जानदारों के अंदर, डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको हम लोग इसके ज़रिए से जो है दूर कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे थे ऑब्जेक्टिव कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद क्या हैं, इससे हम लोग क्या क्या हासिल कर सकते हैं और किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं, यानी कि अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी मनपसंद डिज़ायर करेक्टरिस्टिक्स लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी जो है वो स्टेप्स करने होंगे। तो सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसा जीन जो हमें उस वक्त दरकार है, जो जीन हम लेना चाह रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म हमने लिया और हम चाहते हैं कि इसमें से ये फ़लाँ वाला जीन लेके हम इसको नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस जीन को जो है आइडेंटिफाई करेंगे। जेनेटिक इंजीनियर उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसकी आइसोलेशन की जाती है, यानी कि वहाँ डीएनए से, उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए से उसका जो पीस है वो कट किया जाता है। अब जो पीस है उसकी कटिंग किस तरह से होती है, उसकी कटिंग एक स्पेशल एंजाइम के ज़रिए से होती है जिसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियसिस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। तो ये कैसा जीन है जिसको हम लोग जीन की कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो डोनर ऑर्गेनिज्म है या जिससे हम लोग उस वक्त जीन ले रहे हैं तो इस एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से जीन की कटिंग की जाती है। अब इस स्टेप के बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो है इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर, यानी कि जो जीन हम इस वक्त ले चुके हैं उसको अगले ऑर्गेनिज्म में किस तरह से लगाना है। इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। अब हम एक होस्ट सेल लेते हैं, यानी जिसके अंदर हमने ये जीन इंट्रोड्यूस करवाना, उसका डीएनए लिया जाता है और डीएनए के अंदर जो अभी हमने जीन कट किया था वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अब ये जो डीएनए है, अब ट्रांसफ़र ऑफ द रिकम्बिनेंट, ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट जीन या डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो डीएनए होगा जिसके अंदर हमने डोनर ऑर्गेनिज्म का जीन मिक्स किया था, जीन लगाया था, तो ये क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग नेक्स्ट होस्ट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो ग्रोथ होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, जिसको हम लोग कहते हैं जीएमओ। ग्रोथ ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जिसके अंदर अभी हम लोगों ने जो डीएनए है वो लगाया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके लिए एक हम लोग मखसूस किस्म का कल्चर देते हैं, उसे एक टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाता है, उसे जो है एक न्यूट्रिशन जो है उसके लिए स्पेसिफिक होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ प्रॉपर्ली ग्रो करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब जीएमओ की ग्रोथ के बाद एक्सप्रेशन ऑफ जीन में क्या होगा कि जो हमें करेक्टरिस्टिक्स उस वक्त रिक्वायर हैं वो जो हैं डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स वो शो होना शुरू हो जाएगी। जो होस्ट प्लांट जिसके अंदर हम लोगों ने जो डिज़ायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करवाया था वो उसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने फर्मेंटेशन के जो रिमेनिंग टॉपिक था उसको डिस्कस किया है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको डिस्कस किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स को जो है डिस्कस किया है, और उसके बाद उसके जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उसके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब के अल्लाह हाफ़िज़।